हेलो एवरीवन, वेलकम टू रिलायबल इंजीनियरिंग क्लासेस। तो सबसे पहले नंबर तो आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सर्किट एलिमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे या उसे नेटवर्क एलिमेंट्स भी आप बोल सकते हो, तो उसके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लेकिन उसको पढ़ने से पहले तो कल जो मैंने आपको न्यूमेरिकल दिया था करने के लिए, पहले उसको सॉल्व करते हैं और उसके बाद में आपने अगर सॉल्व किया होगा तो आप मैच करना अपना आंसर कि आपका आंसर सही है या गलत है। तो चलिए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। जो हमारा क्वेश्चन था पिछले क्लास में, पहले उसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो देखिए आपके सामने सर्किट दिया हुआ है, फाइंड पावर ऑफ ईच एलिमेंट्स ऑफ द नेटवर्क शोन, यानी जो नेटवर्क आपका दिया हुआ है उसमें क्या करना है, हर एक एलिमेंट के क्रॉस पावर आपको फाइंड आउट करना है। क्या करना है? पावर फाइंड आउट करना है। तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, हम नोड को फाइंड आउट करेंगे। नोड आपको पता है, एक नोड ये हो गया, यानी फर्स्ट नोड हो गया। यहाँ पे मैंने वोल्टेज मान लिया V1, यहाँ पे वोल्टेज मैंने मान लिया V2, यहाँ पे मैंने वोल्टेज मान लिया V3, और ये हो गया फोर्थ नोड। इसको रेफरेंस नोड मैंने मान लिया V4, ठीक है, V4 इसको रेफरेंस नोड मैंने मान लिया। अब क्या मैं कर रहा हूँ कि करंट में मान रहा हूँ, हर एक नो यानी ब्रांच में जो है करंट मान रहा हूँ। तो इस ब्रांच में कितना करंट होगा, मान लिया मैंने कि 1 से 3 की ओर जा रहा है, तो इस करंट का नाम मैंने दे दिया I13। इस साइड से जा रहा है तो I31, ठीक है, यानी I13 इक्वल टू क्या होगा, माइनस ऑफ I31, ठीक है। उसी तरीके से इसमें मैंने करंट मान लिया I14, ठीक। उसी तरीके से इसमें करंट मान लिया मैंने I12, ठीक। उसी तरीके से इसके क्रॉस वोल्टेज जो निकालना है, क्योंकि इसके क्रॉस तो करंट तो पता है मुझे, लेकिन वोल्टेज निकालना है। तो वोल्टेज कितना होगा, V2 माइनस 0, यानी इसको रेफरेंस नोड मैंने माना। रेफरेंस नोड मीन्स वहाँ का वोल्टेज मैंने 0 मान लिया। तो यहाँ पे क्या होगा, V2 माइनस 0 मीन्स यहाँ इसके क्रॉस जो वोल्टेज होगा क्या होगा, V2 ही होगा। यानी ये जो V2 है इस नोड पे जो V2 वोल्टेज है वो कहाँ पे होगा, इसी नोड पे होगा, यानी इसके क्रॉस होगा, इस करंट सोर्स के क्रॉस वोल्टेज होगा, वोल्टेज ड्रॉप होगा। सिमिलरली यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे क्या होगा, इसके क्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप होगा, इस करंट सोर्स के क्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वो कितना होगा, V23 मैंने नाम दे दिया। V23 का मतलब क्या हो गया कि V3 माइनस V2, ठीक है। तो चलिए मैं इसका सबसे पहले नंबर तो ये सारे वैल्यू में फाइंड आउट करता हूँ, फिर मैं इसको सॉल्व करता हूँ। और इसके क्रॉस जो वोल्टेज होगा ये कितना होगा, V3 ही होगा, क्योंकि V3 माइनस 0 मीन्स इसके क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप कितना होगा, 6 एम्पियर के क्रॉस। तो ये V3 वोल्टेज होगा, मैंने मान लिया, ठीक है, V3 ही वोल्टेज होगा। अब मैं क्या कर रहा हूँ कि KCL लगा रहा हूँ, KCL एट नोड सेकेंड। आपको थोड़ा बहुत नॉलेज होगा KCL और KVL के बारे में, अभी तो मैंने बताया नहीं, लेकिन फिर भी आपको थोड़ा बहुत नॉलेज मान करके चलता हूँ कि है आपको नॉलेज, ठीक है। तो चलो अगर सेकेंड नोड पे मैं KCL लगाता हूँ, इस नोड पे मैं KCL लगाता हूँ इस नोड पे, तो क्या होगा, KCL में क्या होता है, सम ऑफ इनकमिंग करंट इक्वल टू सम ऑफ आउटगोइंग करंट। तो इनकमिंग करंट कितना है, I12, इनकमिंग करंट I12, फिर कितना है, ये भी इनकमिंग है, यानी 4 एम्पियर जो करंट है ये भी इनकमिंग है। तो I12 प्लस 4 इक्वल टू क्या होगा, आउटगोइंग करंट मीन्स 5 एम्पियर, मीन्स I12 जो करंट है वो कितना हो गया, 1 एम्पियर। I12 का वैल्यू हमें मिल गया 1 एम्पियर। I12 का वैल्यू कितना मिल गया, 1 एम्पियर, यहाँ मैंने पुट कर दिया, ठीक है। अब नेक्स्ट हमें क्या करना है, नेक्स्ट हमें वोल्टेज फाइंड आउट करना है, यानी वोल्टेज डिफरेंस फाइंड आउट करना है, पोटेंशियल डिफरेंस। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे इसके क्रॉस वोल्टेज कितना है, V1 माइनस V2, ये तो दिया हुआ है V1 माइनस V2, कहने का मतलब कितना हो गया, V1 माइनस V2 इक्वल टू कितना हो गया, 2 वोल्ट। जो पहले टर्मिनल आएगा, अगर V1 से V2 जा रहे हो, V1 से V2 मीन्स V1 माइनस V2 कर रहे हो, तो जो सबसे पहले नंबर जो टर्मिनल होगा, जो पहला टर्मिनल क्या है, पॉजिटिव है, तो यहाँ पे मैंने रखा प्लस 2 वोल्ट मैंने रखा, ठीक है। तो इसको मैंने V12 मान लिया, मैंने V12, ठीक है। नेक्स्ट आपका हो गया, यानी अगर मैं देखूँ यहाँ से तो V1 इक्वल टू क्या होगा, यहाँ से देखो तो अगर नोड 1 से देखोगे तो V1 का वैल्यू क्या होगा, ये 10 वोल्ट के बराबर होगा V1 का वैल्यू। तो V1 का वैल्यू हो गया आपका 10 वोल्ट। अगर यहाँ पे मैं वैल्यू रख दूँ 10 वोल्ट माइनस V2 इक्वल टू 2 वोल्ट, तो V2 इक्वल टू कितना होगा, 8 वोल्ट। V2 का वैल्यू आ गया, V2 का वैल्यू कितना आ गया, 8 वोल्ट। तो इसके क्रॉस वोल्टेज मिल गया, 4 एम्पियर के क्रॉस वोल्टेज मिल गया। अब हमें क्या चाहिए, V3 चाहिए, V3। तो V3 के लिए हम क्या करेंगे, देखिए ध्यान से देखिएगा, V3 यहाँ पे इसके बारे में जानना है हमें। तो यहाँ पे अब देखो हम क्या करेंगे, V2 वोल्टेज हमें मिल चुका है, अब V3 चाहिए। तो V2 माइनस V3 निकाल सकते हो क्या, V2 माइनस V3। चलो अगर ये नहीं पता है तो हम क्या कर सकते हैं, ये भी निकाल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे V2 माइनस V3 करोगे तो ये वाला भी तो वैल्यू नहीं पता है, V23 का भी तो वैल्यू नहीं पता है, तो ये तो नहीं लगाएंगे। तो हम क्या करेंगे, V3 माइनस V1 करते हैं, V3 माइनस V1। तो यहाँ पे मैं कर रहा हूँ V3 माइनस V1।
अब देखो आप कहाँ से कहाँ जा रहे हो, 3 से 1 पे जा रहे हो, तो मैंने क्या बोला था कि जब 3 से 1 पे जा रहे हो तो सबसे पहले टर्मिनल कौन सा आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, तो वही साइन लिखना है। तो वोल्टेज का साइन क्या होगा, +3 वोल्ट। तो V3 माइनस V1 का वैल्यू ऑलरेडी पता है 10 वोल्ट है, इक्वल टू 3 हो गया। तो V3 का वैल्यू कितना हो गया, 13 वोल्ट। ठीक है, अब देखो अब हमें कहाँ जाना है, V32 निकालना है, V32 या V23 निकालना है। V23 चलो निकाल रहे हैं हम, V23 मीन्स V2 माइनस V3 कर रहे हैं, V2 माइनस V3 कर रहे हैं। तो V2 माइनस V3 करोगे तो क्या होगा, V2 माइनस V3, तो V2 माइनस V3, V2 का वैल्यू कितना आया, V2 का वैल्यू 8 आया, और V3 का वैल्यू क्या आया, -13 आया। तब ये कितना हो गया, -5 वोल्ट हो गया, -5 वोल्ट। तो मीन्स V2 माइनस V3 चल रहे हो, तो यानी V23 का वैल्यू कितना होगा, -5 वोल्ट। यानी यहाँ पे क्या होगा, माइनस होगा, यहाँ पे प्लस होगा, यहाँ पे माइनस होगा, यहाँ पे प्लस होगा, यही होगा ना जो पहले आपको मिल रहा है वैल्यू। तो ये क्या होगा, 5 वोल्ट के बराबर होगा। ठीक है, चलो ये भी मिल गया हमें, इसके अक्रॉस भी वोल्टेज मिल गया। अब क्या क्या चाहिए, इसके अक्रॉस करंट निकालना है, I13 निकालना है, I13 करंट निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, KCL लगा दो एट नोड 1 पे। 1 पे अगर KCL लगाते हो, 1 या 2 पे लगा दो, 1 या 3 पे लगा दो, सॉरी 2 पे तो लग चुका है, तो 2 से हम लोगों ने निकाल चुका है। तो अब मैं किस पे लगा रहा हूँ, 3 पे लगा रहा हूँ, KCL एट नोड 3, KCL एट नोड 3 पे लगा रहा हूँ KCL। तो यहाँ पे देखो क्या होगा, 6 एम्पियर इनकमिंग, 5 एम्पियर इनकमिंग, इक्वल टू क्या होगा, आउटगोइंग करंट, यानी सम ऑफ आउटगोइंग करंट मीन्स I31 इक्वल टू क्या होगा, 6 + 5, यही होगा। देखो तो यहाँ से कि 6 एम्पियर + 5 एम्पियर दोनों क्या है, इनकमिंग करंट है थर्ड नोड पे, और I31 क्या है, आउटगोइंग करंट है। तो I31 इक्वल टू कितना हो गया, 11 एम्पियर। यानी यहाँ का इस ब्रांच का आपको करंट निकल गया, 3rd वोल्ट वाले जो ब्रांच है उसका करंट निकल गया, कितना निकला, तो ये निकला आपका कितना, 11 एम्पियर। तो ये करंट निकल चुका है आपको। अब क्या करना है, इसके क्रॉस वोल्टेज ऑलरेडी पता है, इसके क्रॉस करंट पता हो गया, इसके क्रॉस वोल्टेज पता हो गया, इसके क्रॉस वोल्टेज पता हो गया, इसके क्रॉस वोल्टेज पता हो गया, सारे का वोल्टेज और करंट पता हो चुका है। अब हमें क्या करना है, पावर कैलकुलेट करना है, पावर डिलीवर हो रहा है या एब्जॉर्ब हो रहा है, ये आपको पता करना है। ठीक है, हर एक एलिमेंट के द्वारा। तो यहाँ पर देखो हम क्या करेंगे, चलो तो सबसे पहले हम 10 वोल्ट के बारे में बात करते हैं। पावर डिलीवर्ड या एब्जॉर्ब, पावर जो भी होगा, चाहे एब्जॉर्ब हो या डिलीवर है, कितना पावर यानी होगा इसमें, इसके द्वारा 10 वोल्ट के द्वारा। तो 10 वोल्ट I14 पहले निकालना पड़ेगा ना, सॉरी I14 कितना होगा, यहाँ से देखो KCL अगर लगा दो यहाँ पे, तो I12 का वैल्यू कितना हो गया, I12 का वैल्यू 1 एम्पियर है, और यहाँ से इनकमिंग करंट कितना है, 11 एम्पियर है। तो 11 एम्पियर आ रहा है और 1 एम्पियर चला गया, तो यहाँ से कितना जाएगा, यहाँ से जाएगा आपका 10 एम्पियर, यहाँ से जाएगा 10 एम्पियर। ठीक है, I14 का वैल्यू 10 एम्पियर होगा। तो यहाँ से देखो हम पावर निकाल रहे हैं, 10 वोल्ट कितना पावर डिलीवर कर रहा है या एब्जॉर्ब कर रहा है। तो यहाँ पे देखो I14 क्या कर रहा है, एंटर कर रहा है पॉजिटिव टर्मिनल पे। जब ये एंटर कर रहा है पॉजिटिव टर्मिनल पे, मीन्स क्या होगा, पावर एब्जॉर्ब होगा। तो पावर एब्जॉर्ब कितना हो रहा है इसके द्वारा, पावर एब्जॉर्ब बाय 10। मैं एब्जॉर्ब वाला ही लिख रहा हूँ, पावर एब्जॉर्ब, कौन कौन पावर एब्जॉर्ब कर रहा है उसको मैं सेपरेटली लिख रहा हूँ। तो पावर एब्जॉर्ब 10 वोल्ट कितना करेगा, 10 वोल्ट कितना पावर एब्जॉर्ब करेगा, तो कितना होगा, वोल्टेज कितना हो गया 10 वोल्ट, और करंट कितना हो गया 10 एम्पियर। तो 10 वोल्ट इंटू 10 एम्पियर इक्वल टू 100 वाट, 100 वाट पावर एब्जॉर्ब करेगा कौन, 10 वोल्ट। अब देखो और कौन कौन सा जो एलिमेंट है इसमें वो पावर एब्जॉर्ब करेगा। पहले पावर एब्जॉर्ब वाला ही कैलकुलेट कर लेते हैं। तो जिसमें करंट एंटर करेगा, तो करंट देखो इसमें भी एंटर कर रहा है, पॉजिटिव टर्मिनल पे एंटर कर रहा है, जिसमें करंट पॉजिटिव टर्मिनल पे एंटर करेगा वो एलिमेंट क्या करेगा, पावर को एब्जॉर्ब करेगा। तो यहाँ पे देखो I12 इक्वल टू 1 एम्पियर, ये क्या कर रहा है, पावर को एब्जॉर्ब कर रहा है। क्यों, क्योंकि प्लस टर्मिनल यहाँ पे एंटर कर रहा है, प्लस टर्मिनल पे करंट एंटर कर रहा है। तो पावर एब्जॉर्ब बाय 2 वोल्ट, तो पावर एब्जॉर्ब बाय 2 वोल्ट कितना होगा, यानी वोल्टेज 2 वोल्ट इंटू करेंट, तो 2 वोल्ट इंटू करेंट 1 एम्पियर, तो ये कितना हो गया 2 वाट। नेक्स्ट हो गया आपका, और देखो कौन कौन सा एलिमेंट जो है पावर एब्जॉर्ब कर रहा है। यहाँ से देखो 11 एम्पियर क्या कर रहा है, पॉजिटिव टर्मिनल पे एंटर कर रहा है 3 वोल्ट वाले पे। तो इसमें क्या होगा, यानी पावर एब्जॉर्ब बाय 3 वोल्ट के द्वारा कितना पावर एब्जॉर्ब होगा, तो 3 वोल्ट इंटू 11 एम्पियर करंट है, तो 33 वाट हो गया, ये पावर एब्जॉर्ब हो गया। और कोई पावर एब्जॉर्ब करेगा क्या, यहाँ से देखो V3 से, यानी V3 जो वोल्टेज ड्रॉप है इस करंट सोर्स के अक्रॉस कितना है, पॉजिटिव टर्मिनल से बाहर निकल रहा है यहाँ पे करंट,
यहाँ पे इसके क्रॉस जो है पॉजिटिव टर्मिनल से करंट बाहर निकल रहा है, तो यहाँ पे पावर एब्जॉर्ब तो नहीं होगा, पावर क्या होगा, डिलीवर होगा। फिर यहाँ पे देखो करंट क्या हो रहा है, पॉजिटिव टर्मिनल से बाहर निकल रहा है, 5 एम्पियर का करंट जो है पॉजिटिव टर्मिनल से बाहर निकल रहा है, मीन्स ये भी क्या हो रहा है, पावर डिलीवर हो रहा है। यहाँ पे देखो करंट क्या हो रहा है, 4 एम्पियर वाला, तो 4 एम्पियर वाला भी प्लस टर्मिनल से बाहर निकल रहा है, यानी ये भी क्या कर रहा है, करंट बाहर निकल रहा है पॉजिटिव टर्मिनल से, मीन्स ये भी पावर क्या कर रहा है, डिलीवर कर रहा है। तो ये तो हो गया पावर एब्जॉर्ब्ड वाला। अब पावर डिलीवर्ड कितना, कौन कौन सा एलिमेंट कर रहा है, उसके बारे में हम लोग उसका कैलकुलेट करते हैं। अब देखो इसको एक चीज़ और कैलकुलेट कर लो इसमें कि टोटल पावर एब्जॉर्ब्ड कितना हुआ। तो टोटल पावर एब्जॉर्ब्ड कितना हो गया, 135 वाट, ठीक है। अब पावर एब्जॉर्ब डिलीवर्ड हम लोग कैलकुलेट करते हैं, पावर डिलीवर्ड, तो पावर डिलीवर्ड बाय ईच एलिमेंट। तो देखो सबसे पहले हम लोग कौन सा एलिमेंट के बारे में बात कर रहे हैं, 4 एम्पियर के बारे में, 4 एम्पियर सोर्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो इसके क्रॉस पावर क्या हो रहा है, डिलीवर हो रहा है, क्यों, क्योंकि पॉजिटिव टर्मिनल से करंट बाहर जा रहा है। तो यहाँ पे देखो कितना होगा पावर डिलीवर, तो इसके क्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप होगा, वोल्टेज ड्रॉप कितना है, 8 वोल्ट का, और करंट कितना है, 4 एम्पियर का। तो देखो पावर डिलीवर्ड बाय 4 एम्पियर, 4 एम्पियर के द्वारा कितना होगा, तो इसके क्रॉस वोल्टेज 8 वोल्ट हो गया इंटू 4 एम्पियर, तो इक्वल टू कितना होगा, 32 वाट। ये तो 4 एम्पियर वाला हो गया। नेक्स्ट हो गया आपका 5 एम्पियर, 5 एम्पियर वाला देखो फिर ये क्या कर रहा है, पावर को डिलीवर कर रहा है। तो 5 एम्पियर कितना डिलीवर कर रहा है, तो वोल्टेज इसके क्रॉस 5 वोल्ट का है और करंट कितना है, 5 एम्पियर है। तो देखो पावर बाय 5 एम्पियर, तो 5 वोल्ट इंटू 5 एम्पियर इक्वल टू कितना हो गया, 25 वाट। नेक्स्ट हो गया आपका हो गया 6 एम्पियर कितना पावर डिलीवर कर रहा है, क्यों, क्योंकि यहाँ से भी क्या हो रहा है, जो वोल्टेज टर्मिनल है उसका पोलैरिटी जो पॉजिटिव पोलैरिटी है उसी के क्रॉस से करंट क्या हो रहा है, बाहर जा रहा है, मीन्स ये भी क्या कर रहा है, पावर को डिलीवर कर रहा है, तो V3 का वैल्यू ऑलरेडी हम लोगों ने कैलकुलेट करके बैठा हुआ है। तो V3 का वैल्यू है 13, तो 13 इंटू 6 होगा, तो पावर डिलीवर्ड बाय 6 एम्पियर, 6 एम्पियर कितना पावर डिलीवर कर रहा है, 13 इंटू 6 इक्वल टू 78 वाट। अब यहाँ पे टोटल पावर डिलीवर्ड कैलकुलेट करोगे, टोटल पावर डिलीवर्ड कितना होगा, यहाँ पे भी आएगा 135 वाट। मीन्स हमने क्या समझा कि एक सर्किट में, किसी भी एक सर्किट में क्या होगा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यहाँ पे भी क्या होगा, फॉलो होगा। मीन्स जितना पावर डिलीवर हो रहा है उतना ही पावर क्या हो रहा है, एब्जॉर्ब हो रहा है सर्किट में। इसलिए आप बोल सकते हो कि यहाँ पे भी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी सेटिस्फाई किया है, ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ये डिफिनीशन बेस्ड क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पावर से ही रिलेटेड है, तो चलिए और इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। ए रेसिस्टर हैज़ ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 50 वोल्ट, यानी एक रेसिस्टर है उसके क्रॉस का जो पोटेंशियल डिफरेंस है, मीन्स वोल्टेज ड्रॉप जो है वो कितना है, 50 वोल्ट है, अक्रॉस इट्स टर्मिनल एंड 120 कूलम्ब ऑफ चार्ज पासेस पर मिनट, यानी 1 मिनट में कितना कूलम्ब ऑफ चार्ज पास हो रहा है, 120 कूलम्ब ऑफ चार्ज पास हो रहा है अक्रॉस ए फिक्स्ड पॉइंट, यानी किसी एक फिक्स्ड पॉइंट से। अंडर दीज कंडीशंस at what rate is electric energy is converted to heat, यानी किस रेट से जो है आपका इलेक्ट्रिक एनर्जी क्या होगा, हीट में कन्वर्ट होगा। तो देखिए एक रेसिस्टर है जिसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, 50 वोल्ट है, उसके अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है कितना हो रहा है, 50 वोल्ट का। अब उसमें बोल रहा है इस टर्मिनल के अक्रॉस क्या हो रहा है, 120 कूलम्ब का चार्ज पास हो रहा है पर मिनट में, यानी 1 मिनट में 120 कूलम्ब का चार्ज पास हो रहा है, ठीक है। इस कंडीशन में क्या होगा कि किस रेट से इलेक्ट्रिक एनर्जी जो है हीट में कन्वर्ट हो रहा है, इलेक्ट्रिक एनर्जी किस रेट से हीट में कन्वर्ट हो रहा है। तो आपको पता होगा, सॉल्यूशन हम बता दे रहे हैं इसका सॉल्यूशन। पहले तो गिवन लिख लो आप, गिवन से बहुत सारा चीज़ क्लियर हो जाता है। गिवन पोटेंशियल डिफरेंस मीन्स वोल्टेज दिया हुआ है आपको 50 वोल्ट, चार्ज दिया हुआ है 120 कूलम्ब, टाइम दिया हुआ है, टाइम कितना है, तो टाइम है आपका 1 मिनट मीन्स 60 सेकेंड, ठीक है।
अब देखो आपसे क्या पूछ रहा है, इलेक्ट्रिक एनर्जी किस रेट से, रेट यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे रेट है, किस रेट से एनर्जी ट्रांसफर हो रहा है, किस रेट से एनर्जी कन्वर्ट हो रहा है, किस रेट से एनर्जी फ्लो हो रहा है। ये क्या होता है, किस रेट से एनर्जी कन्वर्ट होता है, फ्लो होता है या दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होता है, इज नथिंग बट ये क्या होता है, पावर का फॉर्मूला होता है। रेट ऑफ कन्वर्जन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इंटू हीट एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी इंटू हीट एनर्जी इज नथिंग बट इट इज पावर, नथिंग बट पावर होता है। ठीक है, मीन्स पावर इक्वल टू क्या आप लिख सकते हो, पावर इक्वल टू V इंटू आई होगा, वोल्टेज इंटू करंट। आपको पता है वोल्टेज दिया हुआ है आपको 50 और करंट इक्वल टू क्या होता है, चार्ज पर यूनिट टाइम, यानी यूनिट टाइम में कितना चार्ज फ्लो हो रहा है। तो यहाँ पे देखो कितना हो जाएगा, 50 इंटू चार्ज कितना हो गया आपका, चार्ज दिया हुआ है आपको कितना 120 कूलम, 120 कूलम, टाइम कितना है 1 मिनट मीन्स 60 सेकेंड होगा, सेकेंड में लिया जाता है हमेशा चार्ज, पर सेकंड में यानी पर सेकंड में कितना चार्ज फ्लो हो रहा है उसी को करंट बोलते हैं। तो ये कितना हो गया, ये 2 हो गया, ये कितना हो गया 100 वाट हो गया। ठीक है, 100 वाट। तो ये आंसर हो गया, किस रेट से आपका इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट हो रहा है, तो 100 वाट हो गया इसका आंसर। ठीक है, तो चलिए अब जो हम लोग एंटर करते हैं, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो है आपका नेटवर्क एलिमेंट्स, या तो कहीं पे इसको सर्किट एलिमेंट्स के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, नेटवर्क एलिमेंट्स या इसी को बोलते हैं सर्किट एलिमेंट्स। अब देखो ये नेटवर्क एलिमेंट्स या सर्किट एलिमेंट नाम से ही क्लियर हो रहा है कि वैसा एलिमेंट, वैसा इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट जो कि क्या होता है, नेटवर्क बनाने के काम में आता है, वैसा इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट जो कि क्या आता है, नेटवर्क बनाने के काम में आता है, उसी को क्या बोलते हैं, नेटवर्क एलिमेंट। ठीक है, क्या क्या हो सकता है आप खुद सोचो, वोल्टेज सोर्स हो सकता है, करंट सोर्स हो सकता है, रेसिस्टर हो सकता है, इंडक्टर हो सकता है, कैपेसिटर हो सकता है, डायोड हो सकता है, और भी बहुत सारे चीज कंपोनेंट हो सकते हैं। तो वैसे एलिमेंट या वैसे कंपोनेंट जो कि इलेक्ट्रिकल सर्किट को बनाने में काम आता है, उसी को क्या बोलते हैं, नेटवर्क एलिमेंट बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, नेटवर्क एलिमेंट। तो मैं लिख दे रहा हूँ इसको, ए नेटवर्क एलिमेंट इज अ कंपोनेंट of an electrical circuit having different characteristics। ठीक है, यानी एक नेटवर्क एलिमेंट कंपोनेंट होता है किसका, इलेक्ट्रिकल सर्किट का, जिसका कि क्या होता है, डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, यानी उसका बिहेवियर क्या होता है, डिफरेंट होता है। जैसे आप बोलोगे कि वोल्टेज है, वोल्टेज और करंट का क्या बिहेवियर सेम है, वोल्टेज सोर्स हो गया या रसिस्टर हो गया, क्या दोनों का बिहेवियर सेम है, मीन्स कहने का मतलब उसका कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा, बिहेवियर, यानी उसका बिहेवियर जो होगा क्या होगा, डिफरेंट होगा। इसी को क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं नेटवर्क एलिमेंट्स या सर्किट एलिमेंट्स। ठीक है, यानी एलिमेंट जो है, ऐसा एलिमेंट या ऐसा कंपोनेंट जो कि बिल्डिंग ब्लॉक माना जाता है इलेक्ट्रिक सर्किट का, डेट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक सर्किट एलिमेंट। ठीक है, सर्किट एलिमेंट। तो इसे भी मैं लिख दे रहा हूँ, द एलिमेंट which is considered as the basic building block for an electrical circuit is called, यानी इसको क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं नेटवर्क एलिमेंट। ठीक है, इसी को क्या बोलते हैं, नेटवर्क एलिमेंट। अब देखो ये जो होता है, इसको डिफरेंट टाइप्स में क्लासिफाई किया गया है, इसका क्लासिफिकेशन किया गया है। तो इसमें सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं कि नेटवर्क को जो है डिफरेंट तरीके से क्या किया गया, क्लासिफाई किया गया है। तो क्लासिफिकेशन ऑफ नेटवर्क एलिमेंट्स, नेटवर्क एलिमेंट्स यानी नेटवर्क एलिमेंट्स का हम क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं। तो इसको डिफरेंट तरीके से इसको क्लासिफाई किया गया है। पहला
क्लासिफिकेशन क्या है कि एक्टिव और पैसिव एलिमेंट। एक्टिव में होगा या तो वो पैसिव होगा, एक्टिव एंड पैसिव एलिमेंट्स, या तो एक्टिव एलिमेंट होगा या तो वो पैसिव एलिमेंट होगा, पैसिव एलिमेंट्स। नेक्स्ट हो गया आपका लीनियर और नॉन लीनियर एलिमेंट्स, लीनियर एंड नॉन लीनियर एलिमेंट्स, नॉन लीनियर एलिमेंट्स। नेक्स्ट हो गया आपका यूनिलैटरल एंड बायलैटरल एलिमेंट्स, यूनिलैटरल एंड बायलैटरल एलिमेंट्स, बायलैटरल एलिमेंट्स। नेक्स्ट हो गया आपका लंप्ड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड एलिमेंट, लंप्ड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड एलिमेंट्स, डिस्ट्रीब्यूटेड एलिमेंट्स, एलिमेंट्स। इसका नेक्स्ट हो गया टाइम वेरिएंट और टाइम इनवेरिएंट, टाइम वेरिएंट एंड टाइम इनवेरिएंट एलिमेंट्स, इनवेरिएंट एलिमेंट्स। ठीक है, तो इस तरीके से 5 तरीके से इसको क्लासिफाई किया गया है कि नेटवर्क को या तो किस कैटेगरी में आप रखोगे, एक्टिव या पैसिव में क्लासिफाई करोगे, लीनियर और नॉन लीनियर में क्लासिफाई करोगे, यूनिलैटरल और बायलैटरल में क्लासिफाई कर सकते हो, लंप्ड और डिस्ट्रीब्यूटेड एलिमेंट में क्लासिफाई कर सकते हो, टाइम वेरिएंट टाइम इनवेरिएंट में क्लासिफाई कर सकते हो। तो ये डिफरेंट में इसको क्लासिफाई किया जा सकता है, यानी ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स हो गए, कैटेगरीज हो गए एलिमेंट्स के। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम लोग पढ़ेंगे एक्टिव और पैसिव एलिमेंट के बारे में। सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे, एक्टिव और पैसिव एलिमेंट्स के बारे में, कि एक्टिव एलिमेंट किसको बोलते हैं, पैसिव एलिमेंट किसको बोलते हैं। तो सबसे पहले तो हम लोग पढ़ेंगे एक्टिव एंड पैसिव एलिमेंट्स, पैसिव एलिमेंट्स। तो इसमें जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट होगा क्या होगा, एक्टिव एलिमेंट। पहले एक्टिव एलिमेंट के बारे में पढ़ेंगे, फिर हम लोग पैसिव एलिमेंट के बारे में पढ़ेंगे। तो पहला हो गया आपका एक्टिव एलिमेंट, एक्टिव एलिमेंट्स, एलिमेंट्स। अब देखो एक्टिव एलिमेंट्स नाम से ही क्लियर हो रहा है कि ये क्या होगा, एक्टिव होगा, यानी जो नेटवर्क होगा उसमें क्या होगा, एक्टिवली पार्टिसिपेट करेगा, एक्टिवली पार्टिसिपेट करेगा। एक्टिवली पार्टिसिपेट करने का मतलब क्या हुआ कि ये जो है एनर्जी को डिलीवर करेगा, क्या करेगा, एनर्जी को डिलीवर करेगा इंडिपेंडेंटली लॉन्गर टाइम के लिए। ठीक है, इंडिपेंडेंटली यानी स्वतंत्र पूर्वक से, यानी किसी के ऊपर ये डिपेंडेंट नहीं है, ये क्या करेगा, यानी क्या करेगा, एनर्जी को डिलीवर करेगा लॉन्गर टाइम पीरियड के लिए। तो इसको मैं लिख देता हूं कि when the element is capable of delivering energy, when the element is capable of delivering energy independently for longer time, ठीक है, लॉन्गर टाइम। पहला चीज इंपॉर्टेंट है, इंडिपेंडेंटली मीन्स किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, और दूसरा चीज लॉन्गर टाइम पीरियड के लिए डिलीवर कर सकता है एनर्जी को। ठीक है, सर्किट में। तो इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे एक्टिव एलिमेंट। ठीक है, लॉन्गर टाइम, अप्रॉक्सीमेटली, लॉन्गर टाइम करने का मतलब अप्रॉक्सीमेटली इनफाइनाइट टाइम के लिए, इनफाइनाइट टाइम, नाइट टाइम। इसी को क्या बोलेंगे, एक्टिव एलिमेंट, यानी वैसा एलिमेंट जिसमें ये कैपेबिलिटी है कि वो क्या कर सकता है, बिना किसी के ऊपर डिपेंड हुए वो क्या कर सकता है, एनर्जी को लॉन्गर टाइम पीरियड के लिए डिलीवर कर सकता है। उसी एलिमेंट को क्या बोलेंगे, हम एक्टिव एलिमेंट बोलेंगे। उसको किस कैटेगरी में रखेंगे, एक्टिव एलिमेंट में रखेंगे, एक्टिव एलिमेंट वाले कैटेगरी में रखेंगे। ठीक है, चलिए और क्या बोल सकते हैं इसको, और इन अदर वर्ड्स अगर दूसरे शब्दों में ये बोलें कि when the element is having, यानी जब एलिमेंट में ये प्रॉपर्टी होता है, कौन सा प्रॉपर्टी, इंटरनल एम्प्लीफिकेशन की प्रॉपर्टी होती है उसमें। इंटरनल एम्प्लीफिकेशन मीन्स जो पावर गेन को बढ़ा देता हो, ठीक है ना, उसको क्या बोलते हैं, इंटरनल एम्प्लीफिकेशन, या रेक्टिफाई कर देता हो। ठीक है ना, हैविंग इन प्रॉपर्टी ऑफ internal amplification, when the element is having property of internal amplification, then the element is called as active element। तब एलिमेंट को क्या बोलेंगे हम, एक्टिव एलिमेंट बोलेंगे, एक्टिव एलिमेंट।
ठीक है, ये समझ में आया सभी को? तो ये सभी को समझ में आ गया हो। that is the elements which are capable of, यानी ऐसा एलिमेंट जो कि कैपेबल है ऑफ जनरेटिंग अ सिग्नल और एम्पलीफाइंग अ सिग्नल और रेक्टिफाइंग अ सिग्नल, या तो एम्पलीफाई कर सकता है या तो रेक्टिफाई कर सकता है। एम्पलीफाइंग अ सिग्नल और रेक्टिफाई कर सकता हो, रेक्टिफाइंग अ सिग्नल are known as एक्टिव एलिमेंट्स। इसको क्या बोलेंगे? एक्टिव एलिमेंट्स बोलेंगे, ठीक है। एग्जाम्पल अगर देखा जाए इसका, तो एग्जाम्पल क्या क्या होगा? फॉर एग्जाम्पल क्या क्या होगा इसका? वोल्टेज सोर्स हो सकता है। नेक्स्ट होगा आपका करंट सोर्स। उसके बाद आपका हो सकता है ऑपरेशनल एम्पलीफायर या ट्रांजिस्टर, ऑपरेशनल एम्पलीफायर, ओपैम्प जिसको आप बोलते हो, ऑपरेशनल एम्पलीफायर, वैक्यूम ट्यूब्स, ठीक है, एटसेट्रा। ठीक है, इसका कहने का मतलब ये हुआ कि जो एलिमेंट क्या कर सकता हो? पावर गेन को बढ़ा सकता हो। पावर गेन को क्या कर सकता हो? बढ़ा सकता हो, यानी वो पावर गेन को शो कर सकता है। उसे क्या बोलेंगे? उसे बोलेंगे एक्टिव एलिमेंट। तो क्या ट्रांसफार्मर भी तो आप बोल सकते हो कि ट्रांसफार्मर क्या करता है? वोल्टेज को क्या करता है? एम्पलीफाई कर देता है, या करंट को एम्पलीफाई कर देता है। तो क्या ट्रांसफार्मर को आप बोल सकते हो क्या एक्टिव एलिमेंट? नो, ट्रांसफार्मर को आप नहीं बोल सकते हो। ट्रांसफार्मर इज नॉट एन एक्टिव एलिमेंट। ट्रांसफार्मर जो है एक्टिव एलिमेंट के कैटेगरी में नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा ट्रांसफार्मर? क्योंकि मैंने क्या बोला कि ट्रांसफार्मर यानी एक्टिव एलिमेंट उसी को बोलेंगे जिसमें इंटरनल एम्पलीफिकेशन का प्रॉपर्टी हो या इंटरनल रेक्टिफिकेशन का प्रॉपर्टी हो। ये बढ़ाता घटाता है वोल्टेज करंट को, सही है, लेकिन क्या होता है? पावर दोनों के केस में सेम होता है। इनपुट पावर और आउटपुट पावर हमेशा सेम होगा, यानी प्राइमरी साइड का जो पावर होगा वही सेकेंडरी साइड में पावर होगा। मीन्स जब वोल्टेज लेवल अब बढ़ा रहे हो तो करंट का लेवल क्या होगा? घट जाएगा। अच्छा, करंट बढ़ा रहे हो तो वोल्टेज घट जाएगा दूसरे सेकेंडरी साइड में। तो इसका मतलब क्या होगा? ओवरऑल पावर जो होगा कांस्टेंट होगा। इसीलिए ट्रांसफार्मर जो होता है एक्टिव एलिमेंट नहीं होता। ये कैसा एलिमेंट होता है? पैसिव एलिमेंट होता है। कैसा होगा? पैसिव एलिमेंट। अब देखो, अब आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आ सकता है कि क्या कैपेसिटर, जो चार्ज्ड कैपेसिटर है या चार्ज्ड इंडक्टर है, क्या वो आएगा इस कैटेगरी में, एक्टिव एलिमेंट की कैटेगरी में? नहीं, ये भी नहीं आएगा। तो चार्ज्ड कैपेसिटर, चार्ज इंडक्टर, ये भी जो है किस में नहीं आएगा? ये आपका जो है एक्टिव एलिमेंट में नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि ये जो है इंडिपेंडेंटली जो है लॉन्गर पीरियड के लिए ये पावर को डिलीवर नहीं कर सकता है, यानी पावर को, एनर्जी को डिलीवर नहीं कर सकता है। ठीक है, तो मैं लिख दे रहा हूं इसको। ए चार्ज्ड कैपेसिटर एंड इंडक्टर कैन नॉट डिलीवर एनर्जी independently for longer period of time and also do not have इंटरनल एम्पलीफिकेशन प्रॉपर्टी, यानी ये एम्पलीफाई भी नहीं कर सकता, यानी पावर गेन को शो नहीं कर सकता है। इंटरनल एम्पलीफिकेशन प्रॉपर्टी hence inductors and capacitors are not an active element। इसलिए ये दोनों क्या है? एक्टिव एलिमेंट नहीं है, नॉट एन एक्टिव एलिमेंट। ठीक है, ये एकदम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको बिल्कुल याद रखना है। ये कहने का मतलब क्या होना चाहिए कि जो भी एक्टिव एलिमेंट उससे बोलेंगे जो कि क्या करता है?
पावर गेन को शो करता है इनफाइनाइट ड्यूरेशन ऑफ टाइम तक, उसी को क्या बोलेंगे, उसी को बोलेंगे एक्टिव एलिमेंट। ठीक है, इंडक्टर कैपेसिटर नहीं शो करता, इसलिए हम इंडक्टर कैपेसिटर को नहीं मानेंगे कि ये एक्टिव एलिमेंट है, ये क्या है, पैसिव एलिमेंट है। ठीक है, नेक्स्ट हो गया आपका पैसिव एलिमेंट। नेक्स्ट क्या हो गया आपका, पैसिव एलिमेंट। तो एक्टिव एलिमेंट का ही अपोजिट क्या हो जाएगा, पैसिव एलिमेंट हो जाएगा। मीन्स द एलिमेंट्स which are not capable of delivering energy independently for longer time is called as पैसिव एलिमेंट। इसे क्या बोलेंगे, पैसिव एलिमेंट्स बोलेंगे, पैसिव एलिमेंट्स फॉर लॉन्गर टाइम इज कॉल्ड पैसिव एलिमेंट। ठीक है ना, जैसे कि यानी ऐसे एलिमेंट क्या करेंगे, एक चीज और ध्यान में रखना कि ऐसे एलिमेंट डिलीवर नहीं करेगा पावर, ये क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा पावर। इन अदर वर्ड्स these elements absorbs electrical energy and ये क्या करता है, एब्जॉर्ब करके एनर्जी को किसी अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, तो बस इतना ही समझ लो कि ये क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है। दिस एलिमेंट्स एब्जॉर्ब्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी, यानी ये क्या करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है। इसका एग्जाम्पल क्या होगा, इसका एग्जाम्पल हो गया रसिस्टर, कैपेसिटर हो गया, इंडक्टर हो गया, फिर आपका हो गया ट्रांसफॉर्मर, डायोड्स भी इसी में आएगा, फिर थर्मिस्टर्स एक्सेट्रा। ये सारे के सारे क्या हैं, ये सारे के सारे पैसिव एलिमेंट है। ये सारे के सारे कौन से एलिमेंट हैं, पैसिव एलिमेंट है। ठीक है, यानी ये पावर को क्या करेंगे, डिलीवर नहीं करके एब्जॉर्ब करेंगे पावर में को, यानी ये लंबे समय तक पावर को डिलीवर नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो ये समझ में आ गया। तो चलिए नेक्स्ट जो हम लोग टॉपिक पढ़ने वाले हैं, ये तो पढ़ लिया हमने एक्टिव और पैसिव एलिमेंट क्या होता है, उसके बारे में हम लोगों ने डिफिनीशन समझ लिया। अब इसका VI कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे। VI कैरेक्टरिस्टिक्स करने का मतलब VI जो वोल्टेज और करंट के बीच में जो ग्राफ बनेगा, उसको देख करके हम कैसे पता करेंगे कि जो सर्किट यानी एलिमेंट दिया हुआ है, जो सर्किट एलिमेंट है वो एक्टिव है या पैसिव है, कैसे पता लगाएंगे। तो इसके लिए जो हम लोग अभी जो पढ़ने वाले हैं, इसको बोलते हैं VI कैरेक्टरिस्टिक्स या तो IV कैरेक्टरिस्टिक। कहीं कहीं पे IV कैरेक्टरिस्टिक भी किसी बुक में लिखा हुआ रहेगा और कहीं पे VI कैरेक्टरिस्टिक भी लिखा हुआ रहेगा। तो I भी कहेंगे तो Y एक्सिस पे I हो जाएगा और X एक्सिस पे वोल्टेज हो जाएगा। वहीं पे VI बोलेंगे तो Y एक्सिस पे क्या होगा, आपका Y एक्सिस पे वोल्टेज हो जाएगा, X एक्सिस पे आपका करंट हो जाएगा। तो दोनों सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो VI कैरेक्टरिस्टिक या IV कैरेक्टरिस्टिक्स curve for different elements IV कैरेक्टरिस्टिक या VI कैरेक्टरिस्टिक जो है आपका डिफरेंट एलिमेंट के लिए दिया हुआ रहेगा, उससे आपको पता करना है एक्टिव एलिमेंट है, गिवन एलिमेंट एक्टिव एलिमेंट है या पैसिव एलिमेंट है, ये आपको पता करना है। तो सबसे पहले कुछ स्लोप का कंसेप्ट आप समझ लीजिए, आपको पता होगा, मैं बेसिक थोड़ा सा मैं बता दे रहा हूँ कि ये मान लीजिए Y एक्सिस है, ये Y एक्सिस हो गया, ये मान लीजिए X एक्सिस है, ये आपका ओरिजिन है। अगर मान लीजिए कोई ग्राफ इस तरीके से जा रहा है, ठीक है, कोई इस तरीके से लीनियर ग्राफ जा रहा है, तो इसका जो स्लोप होगा, स्लोप आप कैसे निकालेंगे, टेन थीटा से निकालते हैं। टेन थीटा इक्वल टू ये मान लीजिए x डिस्टेंस है, यहाँ से मान लीजिए y डिस्टेंस है, तो टेन थीटा यानी स्लोप इक्वल टू क्या होता है आपका, स्लोप इक्वल टू होता है टेन थीटा। टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस, यानी p डिवाइडेड बाय b, यानी y डिवाइडेड बाय x होगा, y डिवाइडेड बाय x, यानी इसी को क्या बोलते हैं, स्लोप बोलते हैं। ठीक है, इसी को स्लोप बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए
तो वही चीज़ यहाँ पे हम करने वाले हैं कि अगर वी आई करेक्टरिस्टिक का ग्राफ बनाए, वी आई वोल्टेज वर्सेस करंट का ग्राफ बनाए, तो क्या होगा, उसका जो स्लोप है, स्लोप हमें क्या देगा, स्लोप हमें रेसिस्टेंस देगा। सिंपल समझिए, इसको मैं अगर वोल्टेज बना दूँ, इसको मैं वोल्टेज मान लूँ, इसको मैं करंट मान लूँ, तो वी बाई आई रेशियो क्या देगा हमें, यानी स्लोप इक्वल टू क्या होगा, स्लोप इक्वल टू टेन थीटा, टेन थीटा इक्वल टू क्या होगा, वी बाई आई, वी बाई आई क्या होता है, रेसिस्टेंस होता है। यानी स्लोप जो वी आई करेक्टरिस्टिक का जो कर्व होगा, यानी ग्राफ जो होगा, उसका स्लोप हमेशा क्या चीज़ देगा, रेसिस्टेंस का वैल्यू देगा। अब देखिए रेसिस्टेंस का वैल्यू क्या हो सकता है, यानी स्लोप आपका क्या हो सकता है, निगेटिव हो सकता है या पॉजिटिव हो सकता है। स्लोप निगेटिव कहने का मतलब क्या चीज़ हो गया, आपका रेसिस्टेंस का वैल्यू निगेटिव हो सकता है या पॉजिटिव हो सकता है, लेकिन रेसिस्टेंस का वैल्यू कभी निगेटिव नहीं होता है। ये आप जानते हैं कि रेसिस्टेंस का वैल्यू कभी निगेटिव नहीं होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, निगेटिव रेसिस्टेंस का मतलब क्या हुआ, निगेटिव रेसिस्टेंस का मतलब ये हुआ कि ये जो रेसिस्टर है ये क्या कर रहा है, पावर को डिलीवर कर रहा है, पावर को डिलीवर कर रहा है, ना कि एब्जॉर्ब कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ, नेगेटिव रेसिस्टेंस का मतलब हुआ कि ये पावर डिलीवर करेगा, ये जो रेसिस्टेंस होगा वो क्या होगा, पावर को डिलीवर करेगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ आपको कि नेगेटिव रेसिस्टेंस आर जब नेगेटिव होगा मीन्स नेगेटिव रेसिस्टेंस, इसका मतलब क्या हुआ, ये रेसिस्टर जो होगा पावर को डिलीवर कर रहा है। यानी नेगेटिव रेसिस्टेंस का मतलब क्या हुआ, नेगेटिव रेसिस्टेंस implies that it can deliver power। कहने का मतलब ये कि जब नेगेटिव रेसिस्टेंस है, इसका मतलब क्या हुआ कि ये पावर को डिलीवर करेगा। हमने पढ़ा था कि पावर को डिलीवर कौन करता है, पावर को डिलीवर हमेशा एक्टिव एलिमेंट करता है। तो इसलिए क्या आप बोल सकते हैं कि जो नेगेटिव रेसिस्टेंस है, नेगेटिव रेसिस्टेंस कौन शो करेगा, एक्टिव एलिमेंट ही शो करेगा। सो वी कैन से दैट active elements can only exhibit negative resistance। यानी एक्टिव एलिमेंट ही क्या करेगा, नेगेटिव रेसिस्टेंस शो करेगा। मीन्स अगर आपका स्लोप या रेसिस्टेंस का वैल्यू नेगेटिव है, इसका मतलब वो एलिमेंट कौन सा है, वो एलिमेंट जो होगा एक्टिव एलिमेंट होगा। यानी उस रीजन में जो होगा वो एलिमेंट कैसा होगा, एक्टिव एलिमेंट होगा। इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब डेट इज एक्टिव एलिमेंट इफ V बाय आई या I बाय V रेशियो, इफ V बाय आई रेशियो या तो I बाय V रेशियो या V बाय आई रेशियो, इसका कहने का मतलब क्या होगा, स्लोप हो गया। V बाय आई रेशियो इज नेगेटिव, देन ये कौन सा एलिमेंट होगा, एक्टिव एलिमेंट होगा। ये कौन सा एलिमेंट होगा, एक्टिव एलिमेंट होगा। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अगर वहीं पे जहाँ पे रेसिस्टेंस का वैल्यू पॉजिटिव हो, इफ रेसिस्टेंस का वैल्यू क्या हो, पॉजिटिव हो या जीरो हो, तो उस केस में फॉर इंटायर कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी पूरा ग्राफ के लिए क्या हो, रेसिस्टेंस का वैल्यू पॉजिटिव हो या तो जीरो हो। इस केस में इंटायर कैरेक्टरिस्टिक कहने का मतलब यहाँ पे ग्राफ के बारे में बात हो रही है, टिक्स, देन रेसिस्टेंस इज पॉजिटिव होगा, देन पॉजिटिव रेसिस्टेंस होगा। पॉजिटिव रेसिस्टेंस मीन्स दैट इट कैन एब्जॉर्ब पावर को एब्जॉर्ब करेगा। अब पावर एब्जॉर्ब कौन करता है, पैसिव एलिमेंट, हेंस पैसिव एलिमेंट। ये क्या होगा, पैसिव एलिमेंट होगा। ठीक है, यानी कहने का मतलब ये है कि आपको क्या करना है, V बाय आई रेशियो कैलकुलेट करना है। V बाय आई रेशियो अगर आपका क्या होता है कि किसी भी रीजन में अगर वो निगेटिव हो जाता है, तो वो क्या होगा, वो एक्टिव एलिमेंट होगा। अगर किसी भी रीजन में वो निगेटिव नहीं होता है, हर एक रीजन में वो क्या होता है, पॉजिटिव वैल्यू शो करता है उसका स्लोप, यानी V बाय आई रेशियो हमेशा पॉजिटिव शो करता है, तो वो क्या होगा, पैसिव एलिमेंट होगा। कौन सा एलिमेंट होगा, पैसिव एलिमेंट होगा। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा। तो मैं इसको नोट करके लिख दे रहा हूँ, आपको ध्यान रखना है ये चीज़ को, नोट करके मैं लिख दे रहा हूँ। नोट, इफ V बाय आई रेशियो, V बाय आई या I बाय V रेशियो, कुछ भी रहे, V बाय आई रेशियो या I बाय V रेशियो इज पॉजिटिव इन बोथ क्वाड्रेंट्स, दोनों क्वाड्रेंट में अगर V बाय आई रेशियो या I बाय V रेशियो क्या हो, पॉजिटिव हो, इन बोथ क्वाड्रेंट्स, then the element is passive।
इज पैसिव, यानी एलिमेंट कैसा होगा, पैसिव एलिमेंट होगा, ठीक है। इफ़ v बाई आई और i बाई v रेशियो इज निगेटिव इन बोथ क्वाड्रेंट, आइदर ऑफ क्वाड्रेंट, सॉरी, v बाई आई या i बाई v का रेशियो अगर निगेटिव होता है किसी भी एक क्वाड्रेंट में, यहाँ पे ध्यान से सुनिएगा कि किसी भी एक क्वाड्रेंट में क्या हो जाता है, निगेटिव हो जाता है, इसका मतलब हुआ कि वो एलिमेंट क्या है, एक्टिव है। निगेटिव आइदर इन बोथ क्वाड्रेंट्स, या तो दोनों क्वाड्रेंट में निगेटिव हो, बोथ क्वाड्रेंट और एनी वन ऑफ द क्वाड्रेंट, देन एलिमेंट इज एक्टिव। इसको क्या बोलेंगे, एक्टिव एलिमेंट। इसको क्या बोलेंगे, एक्टिव एलिमेंट, ठीक। अब हम लोग इस पे क्या करते हैं, कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। एग्जाम्पल्स, पहला एग्जाम्पल देखिए क्या है, आपको आई वी करेक्टरिस्टिक्स या वी आई करेक्टरिस्टिक दिया हुआ रहेगा, आपको देख करके बताना एलिमेंट कैसा एक्टिव है या पैसिव है। आई वी करेक्टरिस्टिक, सॉरी, अब आपको बताना है कि ये जो सर्किट है, यानी सॉरी ये जो करेक्टरिस्टिक्स है, आई वी का जो करेक्टरिस्टिक है, आपको ये बताना है एक्टिव है या पैसिव है। तो यहाँ पे देखिए, ध्यान से देखिए, हमें स्लोप कैलकुलेट करना है, हर एक रीजन में स्लोप कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे देखिए ये एंगल, अगर ये एंगल देखेंगे आप, इसके पैरेलल जाएंगे तो ये एंगल थीटा है, तो ये भी थीटा होगा, ये भी थीटा होगा। मीन्स यहाँ तक तो जो ग्राफ है इसका जो स्लोप होगा क्या होगा, थीटा ही होगा, इसका स्लोप क्या होगा, थीटा होगा। तो थीटा होगा मीन्स क्या होगा, ये थीटा क्या होगा, लेस देन 90 डिग्री होगा, लेस देन 90 डिग्री। मीन्स v बाई आई रेशियो, या इस तरीके से भी आप निकाल सकते हैं। सिंपल समझिए, मैं आपको सिंपल बता रहा हूँ, ज़्यादा कन्फ्यूज नहीं होना है। यहाँ पे देखिए फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट इसको बोलेंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको बोलते हैं सेकंड क्वाड्रेंट, इसको बोलते हैं थर्ड क्वाड्रेंट, इसको बोलते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर बात करें, हमारे जो करेक्टरिस्टिक है, यानी ग्राफ जो है हमारा लाई कर रहा है, कहाँ पे लाई कर रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है और थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर बात करें तो v क्या है, पॉजिटिव है, v पॉजिटिव, और i क्या है, i भी पॉजिटिव है। तो v बाई आई रेशियो क्या होगा, v बाई आई रेशियो भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया v बाई आई रेशियो। अब हमें थर्ड क्वाड्रेंट में चेक करना है। यहाँ पे देखिए वोल्टेज क्या है आपका, निगेटिव है, इस डायरेक्शन में इधर है, मीन्स जीरो के इस साइड में है, मीन्स वोल्टेज निगेटिव। करंट भी क्या है आपका, निगेटिव है। तो v बाई आई रेशियो ये क्या है आपका, निगेटिव बाई निगेटिव क्या होगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो निगेटिव बाई निगेटिव पॉजिटिव हो गया। मीन्स दोनों क्वाड्रेंट में वोल्टेज बाय करंट का रेशियो या आई बाई वी का रेशियो हमेशा क्या है, पॉजिटिव है, पॉजिटिव है। इसका कहने का मतलब क्या होगा, इसका कहने का मतलब ये हुआ जो एलिमेंट है वो कैसा है, पैसिव एलिमेंट है, पैसिव एलिमेंट, ठीक है, हेंस पैसिव एलिमेंट, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगर मान लीजिए कुछ इस तरीके से दिया हुआ है आपको ग्राफ, ये हो गया, ये आई हो गया, ये भी हो गया। अब बताइए ये कैसा एलिमेंट है, एक्टिव है या पैसिव है। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, आपको क्या करना है, आपको वीडियो को पॉज कर देना है, उसके बाद में आपको खुद से सॉल्व करना है, उसके बाद में फिर आप आंसर मिलाइए। तो यहाँ पे देखिए इसमें क्या होगा, वोल्टेज पॉजिटिव है, यहाँ पे करंट भी इस डायरेक्शन में क्या है, इसमें क्या है, पॉजिटिव है। तो v बाई आई रेशियो भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो v बाई आई रेशियो पॉजिटिव है। नेक्स्ट क्वाड्रेंट में यहाँ पे भी अब देखेंगे तो v बाई आई रेशियो पॉजिटिव ही होगा। क्यों, क्योंकि दोनों करंट और वोल्टेज दोनों निगेटिव है, तो निगेटिव क्या होगा, पॉजिटिव हो गया। दोनों क्वाड्रेंट में v बाई आई रेशियो क्या है, पॉजिटिव है। हेंस कैसा एलिमेंट हो गया, ये आपका पैसिव एलिमेंट हो गया, हेंस पैसिव एलिमेंट। तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए नेक्स्ट एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है जो कि आपका इंजीनियरिंग सर्विस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा गया है, प्रीवियस इंजीनियरिंग सर्विस में पूछा गया। तो ये क्वेश्चन आप देखिएगा, आई भी
चलिए इसको बनाना है, आई और भी का ग्राफ इस तरीके से दिया हुआ था, इंजीनियरिंग सर्विस में ये पूछा हुआ क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव में। तो देखिए इसमें क्या करना है, फर्स्ट क्वाड्रेंट ये हो गया, सेकंड क्वाड्रेंट, यानी हमारा जो ग्राफ लाई कर रहा है किसमें कर रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। तो इसमें देखिए भी क्या है, पॉजिटिव है, आई क्या है, पॉजिटिव है, मीन्स भी बाई रेशियो क्या होगा, भी बाई रेशियो भी पॉजिटिव होगा, ठीक है, भी बाई रेशियो भी पॉजिटिव होगा। इसमें आ जाइए तो वोल्टेज क्या है, नेगेटिव है, करंट क्या है, पॉजिटिव है, तो वी बाई आई रेशियो क्या होगा, ये निगेटिव हो जाएगा, वी बाई रेशियो निगेटिव हो गया। हम लोगों ने क्या पढ़ा है कि किसी भी एक क्वाड्रेंट में अगर हमारा वी बाई आई रेशियो क्या होता है, निगेटिव हो जाता है, तो उसे क्या बोलेंगे, एक्टिव एलिमेंट, हैंस एक्टिव एलिमेंट, इसलिए ये क्या हो गया, एक्टिव एलिमेंट हो गया, एक्टिव एलिमेंट, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि एक्टिव एलिमेंट और पैसिव एलिमेंट हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, वी आई कैरेक्टरिस्टिक को देख करके, ठीक है। तो चलिए इस तरीके से और भी हम लोग क्वेश्चन करेंगे। तो अब हम लोग क्या करते हैं कि पहले दूसरा टॉपिक पढ़ लेते हैं, फिर जो है हम लोग सबको कंबाइनली एक साथ और भी एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, लीनियर और नॉन लीनियर एलिमेंट्स, लीनियर एंड नॉन लीनियर एलिमेंट्स, लीनियर एंड नॉन लीनियर एलिमेंट्स, नॉन लीनियर एलिमेंट्स। अब देखिए लीनियर और नॉन लीनियर एलिमेंट्स क्या होगा, तो नाम से ही क्लियर है, लीनियर बोल रहा है। तो सबसे पहले तो हम लोग लीनियरिटी का मतलब समझते हैं। लीनियरिटी का मतलब क्या हुआ, लीनियरिटी का मतलब हो गया कि एक ऐसा प्रॉपर्टी एलिमेंट का जो कि क्या करता हो, एक्साइटेशन, एक्साइटेशन करने का मतलब इनपुट और आउटपुट के बीच में क्या करता हो, लीनियर रिलेशनशिप को शो करता हो, उसी को क्या बोल देंगे, लीनियरिटी प्रॉपर्टी। तो इसको मैं लिख दे रहा हूँ कि लीनियरिटी इज द, इट इज द प्रॉपर्टी, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ एन एलिमेंट, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ एन एलिमेंट, of an element which describe a linear relationship, यानी एक ऐसा प्रॉपर्टी एलिमेंट का जो कि क्या करता है, लीनियर रिलेशनशिप को शो करता है, लीनियर रिलेशनशिप, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ एन एलिमेंट विच डिस्क्राइब ए लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन किसके किसके बीच में, एक्साइटेशन, एक्साइटेशन कहने का मतलब क्या चाहिए, इनपुट, एक्साइटेशन मीन्स इनपुट एंड रिस्पॉन्स, रिस्पॉन्स करने का मतलब आउटपुट, रिस्पॉन्स मीन्स आउटपुट, ठीक है। वैसे ही वैसा एलिमेंट जो कि क्या करता हो, यानी एलिमेंट का वैसा प्रॉपर्टी जो कि क्या करता हो, एक्साइटेशन और रिस्पॉन्स के बीच में एक लीनियर रिलेशनशिप को शो करता हो, उसे क्या बोलेंगे, लीनियरिटी, उसे क्या बोलेंगे, लीनियरिटी बोलेंगे। अब देखो लीनियर रिलेशनशिप का कहने का मतलब क्या हुआ, लीनियर रिलेशनशिप का कहने का मतलब ये हो गया आपका कि वैसा सिस्टम जो कि क्या करता हो, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन को फॉलो करता हो। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन कहने का मतलब क्या चाहिए, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन कहने का मतलब ये कि उसमें क्या करता हो, होमोजेनिटी, लॉ ऑफ एडिटिविटी एंड लॉ ऑफ होमोजेनिटी दोनों प्रॉपर्टी को शो करता हो, वैसे ही एलिमेंट को क्या बोलेंगे, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को शो कर रहा है। और जो सुपरपोजिशन को प्रिंसिपल को फॉलो करता है वैसे ही सिस्टम को क्या बोलते हैं, लीनियर सिस्टम, वैसे सिस्टम को क्या बोलते हैं, लीनियर सिस्टम। तो मैं इसको भी लिख दे रहा हूँ, इफ एन एलिमेंट, मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे लीनियर एलिमेंट, लीनियर एलिमेंट्स। अब देखो इफ एन एलिमेंट्स सेटिस्फाइज, यानी अब अगर एलिमेंट सेटिस्फाई करता है द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, then the element is called as लीनियर एलिमेंट। यानी जो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को फॉलो करता है, यानी ऐसा एलिमेंट जो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को फॉलो करता है उसे क्या बोलते हैं, लीनियर एलिमेंट। और जो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल होता है वो दो लॉ से मिलकर के बना हुआ होता है। मैं इसको भी लिख दे रहा हूँ, द सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, द सुपरपोजिशन principle comprises of टू प्रॉपर्टी, दो प्रॉपर्टी, दो प्रॉपर्टी से मिलकर के बना हुआ होता है। कौन कौन सा, पहला होता है लॉ ऑफ एडिटिविटी, और नेक्स्ट हो गया आपका लॉ ऑफ होमोजेनिटी।
ठीक है। तो चलिए हम लोग सबसे पहले लॉ ऑफ एडिटिविटी को पढ़ते हैं। लॉ ऑफ एडिटिविटी, एडिटिविटी लॉ क्या होता है, एडिटिविटी। तो लॉ ऑफ एडिटिविटी नाम से ही क्लियर है, एडिशन या सब्सट्रैक्शन, एडिशन में ही आ जाता है सब्सट्रैक्शन, ठीक है। अब देखो नेगेटिव साइड के नेगेटिव साइन के साथ एडिशन करते हो तो इसका मतलब क्या हुआ, सब्सट्रैक्शन हो गया। तो यहाँ पे देखो लॉ ऑफ एडिटिविटी में क्या होता है, लॉ ऑफ एडिटिविटी में क्या हो गया कि मान लो कोई एक सिस्टम है, मान लो कोई एक सिस्टम है, सिस्टम करने को तो यहाँ पे हम एलिमेंट के बारे में बात कर रहे हैं। मान लो कोई एक सिस्टम है, सिस्टम, इसमें क्या किया मैंने, मान लो x इनपुट दे रहे हैं, जो एक्साइटेशन xt दे रहे हैं, x ऑफ t इनपुट दे रहे हैं इसमें, और yt आपका आउटपुट आ रहा है, यानी इनपुट आप क्या दे रहे हो, xt दे रहे हो, आउटपुट आपको क्या मिल रहा है, yt मिल रहा है। अगर आप इनपुट को इंडिविजुअली देते जाते हो तो डिफरेंट आउटपुट मिलता है। अगर इनपुट को एडिशन करते हो, इनपुट का एडिशन करते हो, तो अगर आउटपुट भी एडिशन होकर के आता है तो उसको क्या बोलेंगे कि हमारा सिस्टम जो है लॉ ऑफ एडिटिविटी को वेरीफाई कर रहा है, यानी फॉलो कर रहा है। तो यहाँ पे देखो क्या होगा, इफ़ अगर मैं इनपुट में क्या दूँ, यहाँ पे सेम सिस्टम है, सेम सिस्टम है, सिस्टम अगर मैं इनपुट देता हूँ एक बार x1t इनपुट देता हूँ x1t, तो आउटपुट क्या होगा, y1t होगा। अगर मैं सिस्टम में इनपुट क्या देता हूँ x2t, तो आउटपुट में क्या होगा, y2t होगा, y2t। अगर मैं अब क्या कर रहा हूँ कि दोनों इनपुट को ऐड करके मैं इनपुट में दे रहा हूँ, यानी सारे जो इंडिविजुअल इनपुट था उसको मैं ऐड कर रहा हूँ या सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, तो ऐड कर रहा हूँ, जितने भी टोटल इंडिविजुअल इनपुट था उसको मैं अगर ऐड करता हूँ, अगर आउटपुट भी ऐड होकर के आता है, उसका इंडिविजुअल आउटपुट भी ऐड होकर के आता है, तो उसको क्या बोलेंगे, लॉ ऑफ एडिटिविटी को सेटिस्फाई कर रहा है। तो यहाँ पे मैं दे रहा हूँ कि सपोज करो x3t दे रहा हूँ, x3t जो कि क्या है, दोनों का एडिशन है, x1t प्लस x2t, ये दोनों को मैं ऐड करके दे रहा हूँ, ऐड करके x2t, यानी ये सिस्टम है। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, तो आउटपुट जो होना चाहिए y3t जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, y1t प्लस y2t होना चाहिए। अगर ये नहीं होता है तो हम क्या बोलेंगे, सिस्टम जो है हमारा नॉन लीनियर है, यानी एडिटिविटी लॉ को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, ठीक है। अगर इधर इस साइड में यानी उसके इनपुट का एडिशन कर रहे हैं तो आउटपुट भी क्या होना चाहिए, एडिशन होना चाहिए। अगर ये सही होता है तभी हम क्या बोलेंगे, तभी हम बोलेंगे हमारा सिस्टम क्या है, लॉ ऑफ एडिटिविटी को फॉलो कर रहा है, अदरवाइज फॉलो नहीं कर रहा है, ठीक है। इफ दिस इज ट्रू, then the system या element is set to follow लॉ ऑफ एडिटिविटी, लॉ ऑफ एडिटिविटी को फॉलो कर रहा है। एडिटिविटी, ये लॉ ऑफ एडिटिविटी को क्या कर रहा है, फॉलो कर रहा है, ठीक है। अगर मीन्स क्या होता है कि इनपुट के इंडिविजुअल इनपुट को हम क्या करते हैं, एडिशन करते हैं, यानी समेशन करते हैं, उसको सम करते हैं, तो आउटपुट भी अगर समेशन के फॉर्म में आता है, मीन्स आउटपुट भी क्या हो जाता है, उसका इंडिविजुअल आउटपुट भी ऐड हो जाता है। इनपुट को ऐड करने पे आउटपुट भी, इंडिविजुअल आउटपुट भी ऐड हो जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ एडिटिविटी को सेटिस्फाई किया। सिस्टम ने क्या किया, लॉ ऑफ एडिटिविटी को सेटिस्फाई किया। मीन्स अगर मैं इसको लैंग्वेज में लिखना चाहूँ तो क्या होगा, इट स्टेट्स दैट, डिफिनीशन में लिख दे रहा हूँ, डिफिनीशन ऑफ लॉ ऑफ एडिटिविटी, इट स्टेट्स दैट द आउटपुट टू अ सम ऑफ इनपुट इज इक्वल टू द सम ऑफ द responses when individual inputs are applied, यानी ये क्या बताता है कि आउटपुट जो होगा किसी भी सिस्टम का, यानी वो इनपुट के सम के बराबर होगा। अगर इनपुट को सम कर रहे हो तो आउटपुट भी क्या होना चाहिए, उसके समेशन के बराबर होगा। इंडिविजुअल आउटपुट के समेशन के बराबर होता है, तो उसे क्या बोलेंगे, सिस्टम हमारा क्या कर रहा है, लॉ ऑफ एडिटिविटी को फॉलो कर रहा है। नेक्स्ट जो हमारा है वो क्या है, लॉ ऑफ होमोजेनिटी, होमोजेनिटी प्रॉपर्टी या लॉ ऑफ होमोजेनिटी लॉ, या इसको बोलते हैं स्केलिंग प्रॉपर्टी।
ठीक है। स्केलिंग करने का मतलब ये हो गया, यहाँ पे नाम से ही क्लियर है, स्केल्ड करना, स्केल्ड हो जाएगा। यानी इनपुट में अगर स्केल्ड कर रहे हो किसी भी चीज़ से तो आउटपुट भी क्या होगा, स्केल्ड हो जाएगा। मीन्स अगर इनपुट में किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो आउटपुट भी क्या होगा, सेम नंबर से मल्टीप्लाई हो जाएगा। आउटपुट भी क्या होगा, सेम नंबर से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इसको हम लिख दे रहे हैं, इट स्टेट्स दैट if the input is multiplied by a constant then the output must also gets multiplied by the same constant यानी किसी एक कांस्टेंट नंबर से आप क्या कर रहे हो, मल्टीप्लाई कर रहे हो इनपुट को, तो आउटपुट भी क्या होगा, सेम कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई हो जाएगा। जैसे कि एग्जांपल के लिए मैं दिखा रहा हूं आपको कि सपोज करो मान लो एक सिस्टम है, एक्स सिस्टम है, इसमें मैं इनपुट दे रहा हूँ एक्स टी, इसमें मैं इनपुट दे रहा हूँ एक्स ऑफ टी, इनपुट दे रहा हूँ। आउटपुट क्या आ रहा है हमारा, वाई ऑफ टी हमारा आउटपुट आ रहा है। अब मैं क्या कर रहा हूँ कि इस सिस्टम में, इसी सेम सिस्टम सेम है आपका, सिस्टम में क्या कर रहा हूँ मैं, किसी एक कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, किसी भी एक कांस्टेंट फैक्टर से मैं क्या कर रहा हूँ, मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। तो यहाँ पे देखो एक्स ऑफ टी इनपुट था ये आउटपुट आ गया वाई ऑफ टी, ठीक है। अब देखो अगर मैं क्या कर रहा हूँ कि यहाँ पे मैं इनपुट ए से, यानी इनपुट को ए नंबर से एक मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो आउटपुट भी अगर ए से मल्टीप्लाई हो जाता है, ए से मल्टीप्लाई हो जाता है, तो इसको क्या बोलेंगे कि सिस्टम जो है क्या कर रहा है, लॉ ऑफ होमोजेनिटी को फॉलो कर रहा है। डेट इज इफ दिस इज ट्रू, यानी ये अगर ट्रू हो जाता है, यानी आउटपुट जो होगा हमारा, अगर जितने नंबर से इनपुट से मल्टीप्लाई किए हो, यानी जिस कांस्टेंट से इनपुट को मल्टीप्लाई किए हो, उसी कांस्टेंट वैल्यू से अगर आउटपुट मल्टीप्लाई हो जाता है, तो इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे लॉ ऑफ होमोजेनिटी को फॉलो कर रहा है। इफ दिस इज ट्रू देन सिस्टम इज सेड टू फॉलो लॉ ऑफ होमोजेनिटी। सिस्टम क्या फॉलो कर रहा है, लॉ ऑफ होमोजेनिटी को फॉलो कर रहा है, ठीक है, लॉ ऑफ होमोजेनिटी को फॉलो कर रहा है। अब देखो जब फर्स्ट लॉ सेकंड लॉ दोनों जब फॉलो हो जाएगा, दोनों जब ट्रू होगा, इसका मतलब हो गया कि लॉ ऑफ सुपरपोजिशन फॉलो हो रहा है, यानी सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को फॉलो कर रहा है। और जब सुपरपोजिशन को, जो भी सिस्टम सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को फॉलो करेगा, उसी सिस्टम को क्या बोलेंगे, लीनियर है। सिस्टम को क्या बोलेंगे, लीनियर है। इसको ये भी बोल सकते हो आप कि ये केस अगर होता है तो इसका मतलब क्या होगा, इनपुट एंड that is input and output are scaled by same factor, यानी सेम फैक्टर के थ्रू क्या हुआ, स्केल्ड हुआ है, मीन्स मल्टीप्लाई हुआ है। अब देखो अगर इफ बोथ द लॉ ऑफ होमोजेनिटी, द लॉ ऑफ एडिटिविटी एंड लॉ ऑफ होमोजेनिटी is satisfied, then the system is following कौन सा प्रिंसिपल, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, ठीक है। अब जो सिस्टम सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को फॉलो करता है, वैसे सिस्टम को क्या बोलेंगे, द सिस्टम। एंड अगर एक चीज और भी ध्यान में रखना है आपको कि अगर दोनों में से कोई एक लॉ फॉलो हो रहा है, दूसरा फॉलो नहीं हो रहा है, इसका मतलब वो सिस्टम नॉन लीनियर है, मींस सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को फॉलो नहीं कर रहा है। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को फॉलो करने के लिए दोनों का लॉ, दोनों प्रॉपर्टी का सेटिस्फाई होना मस्ट है, तभी उसको बोलेंगे लीनियर, अदरवाइज उसको नॉन लीनियर बोलेंगे, ठीक है। इज फॉलोइंग सुपरपोजिशन प्रिंसिपल एंड द सिस्टम विच फॉलो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल is called as लीनियर सिस्टम या एलिमेंट, ठीक है। लीनियर सिस्टम बोलो या तो लीनियर एलिमेंट बोलो, ठीक है। तो ये तो हो गया लीनियर एलिमेंट के बारे में, लीनियर एलिमेंट और नॉन लीनियर एलिमेंट
क्या होता है उसका हम लोगों ने मैथमेटिकल डिफिनीशन देखा। मैथमेटिकली हम लोग कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि कोई भी सिस्टम लीनियर है या नॉन लीनियर है। यानी लीनियरिटी कहने का मतलब क्या हुआ, लीनियरिटी अगर कोई सिस्टम को सेटिस्फाई कर रहा है मीन्स वो लॉ ऑफ होमोजेनिटी को भी सेटिस्फाई कर रहा है, लॉ ऑफ एडिटिविटी को भी सेटिस्फाई कर रहा है। मीन्स वो क्या होगा, अगर कोई भी इनपुट में किसी भी कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो आउटपुट भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, अगर इनपुट में एडिशन या सब्ट्रैक्शन करेंगे तो आउटपुट भी क्या होगा, एडिशन या सब्ट्रैक्शन होगा उसका। ठीक है, तो इसको बोलेंगे लीनियरिटी है। जो एलिमेंट फॉलो करता है लीनियरिटी को उसको क्या बोलेंगे, लीनियर एलिमेंट। ठीक है, तो यहां तक सभी को क्लियर हो गया होगा। तो चलिए अब हम लोग जो है इस पे कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं, इस पे हम लोग कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे, तो उसके बाद में हम लोग फिर चेक करेंगे कि हम लोग जो पढ़ा है उसमें से कितना हम लोगों ने समझा है। तो चलिए पहला एग्जाम्पल आपके सामने है, पहला एग्जाम्पल है आपके सामने, इफ़ y ऑफ t इक्वल टू सी एक्स ऑफ टी या एम एक्स ऑफ टी कर दे रहा हूँ, एम एक्स ऑफ टी। आपको ये बताना है कि सिस्टम जो है लीनियर है या नॉन लीनियर है। तो चलिए यहाँ पे देखिए, आपको इस तरीके से जब भी दिया हुआ है मैथमेटिकल इक्वेशन, आपको क्या समझना है कि आपका इनपुट क्या है, ये एक सिस्टम है, सिस्टम में इनपुट आप एक्स टी दे रहे हैं, तो आउटपुट आपको क्या मिल रहा है, आउटपुट आपको मिल रहा है वाई टी इक्वल टू एम ऑफ एक्स टी, एम ऑफ एक्स टी मिल रहा है। अब हमें क्या करना है, लॉ ऑफ एडिटिविटी को पहले चेक करना है, लॉ ऑफ एडिटिविटी। तो हम पहला चीज़ चेक करेंगे लॉ ऑफ एडिटिविटी को, लॉ ऑफ एडिटिविटी को। दोनों को सेपरेटली कीजिए तो आप कंफ्यूज नहीं होइएगा, दोनों को साथ में करेंगे तो हो सकते हैं आप नए पहली बार पढ़ रहे हैं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, तो इसलिए आप क्या कीजिए कि साथ में कीजिए, अलग अलग कीजिए, सॉरी सेपरेट कीजिए। तो लॉ ऑफ एडिटिविटी, लॉ ऑफ एडिटिविटी, अब मैंने क्या किया, इसमें सिस्टम में इनपुट मैंने दिया क्या, एक्स टी, तो आउटपुट मेरा क्या मिला, m इंटू एक्स ऑफ टी, ये मेरा दिया हुआ है। अब मैं क्या करूँगा कि सिस्टम में इनपुट को मैं चेंज करूँगा, सिस्टम में मैं इनपुट को क्या करूँगा, चेंज करूँगा। तो यहाँ पे मैंने इनपुट दिया मान लीजिए x1t, मैंने इनपुट क्या दिया x1t, तो आउटपुट क्या होगा, आउटपुट जो होगा हमारा y1t, y12 मान लिया मैंने, आउटपुट जो माना वो y1t माना, तो y1t क्या होगा, m इंटू x1t, यानी जो आप इनपुट दे रहे हैं, ये सिस्टम क्या कर रहा है, जो इनपुट आप दे रहे हैं उसमें क्या कर दे रहा है, ये कांस्टेंट नंबर m से मल्टीप्लाई कर दे रहा है, m से मल्टीप्लाई कर दे रहा है। ठीक है, उसी तरीके से मान लीजिए सेम सिस्टम में अगर आप क्या करते हैं, इनपुट x2t देते हैं, इनपुट क्या दे रहे हैं, x2t, सेम सिस्टम में, सिस्टम सेम है, इसमें क्या कर दे रहे हैं, इनपुट आप x2t दे रहे हैं, तो आउटपुट आपका मान लिया मैंने कि y22 होगा। तो इसमें जो होगा आउटपुट जो आएगा आपका क्या होगा, m इंटू x2t, m इंटू x2t, x2 ऑफ टी, ये हो गया आउटपुट। अब देखिए और चाहिए तो इनपुट आप ले सकते हो कि x3t ले सकते हो, x4t ले सकते हो, और जितना इनपुट मन करे आप ले सकते हो, लेकिन मैंने दो से ही चेक कर लूँगा कि मेरा लॉ ऑफ एडिटिविटी को सिस्टम सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो अब देखिए, अब मैं क्या करूँगा कि इसी सेम सिस्टम में मैं क्या करूँगा कि दोनों को अब ऐड करके मैं दूंगा, दोनों को ऐड कर दूंगा, मीन्स दोनों का इंडिविजुअल इनपुट जो है उसको मैं ऐड कर दूंगा, x1t प्लस x2t, ये मैं दूंगा x2t। ये मैंने मान लिया कि x3t के बराबर है, ये किसके बराबर है, x3t के बराबर, इसको मैंने मान लिया कि दोनों का एडिशन जो है x3t के बराबर है। तो अब जो आउटपुट आएगा आपका, इसको मान लिया मैंने y3t, मैंने आउटपुट क्या मान लिया, y3t। अब देखिए y3t क्या हो सकता है आपका केस, पहला केस ये हो सकता है कि देखिए पहला केस क्या होगा कि जो आप इनपुट दे रहे हैं वो उसको क्या करता था, ये सिस्टम मल्टीप्लाई कर देता था किस नंबर से, m नंबर से, यानी आउटपुट आपके क्या होगा, m इंटू x3t। अब देखिए m x3t के जगह पे वैल्यू रख दीजिए, x3t के जगह पे वैल्यू क्या होगा, x1t प्लस x2t। तो ये क्या होगा आपका m इंटू x1 ऑफ t प्लस m इंटू x2 ऑफ t, यही होगा। अब देखिए ये क्या हो गया आपका वैल्यू, ये आपको याद होगा y1t के बराबर है, ये क्या है हुआ आपका वैल्यू y2t के बराबर है, मीन्स y1t प्लस y2t, मीन्स क्या हो गया कि आपका आउटपुट क्या हो गया, अगर आप इनपुट का सम कर रहे हैं तो आउटपुट भी क्या हो रहा है, आउटपुट का भी सम हो रहा है, इंडिविजुअल आउटपुट का सम हो रहा है। इसका मतलब हमारा सिस्टम क्या हो रहा है, लॉ ऑफ एडिटिविटी को सेटिस्फाई कर रहा है। हेंस गिवन सिस्टम इज सेटिस्फाइंग लॉ ऑफ एडिटिविटी, लॉ ऑफ एडिटिविटी को सेटिस्फाई कर रहा है, लॉ ऑफ एडिटिविटी। ठीक है, लॉ ऑफ एडिटिविटी को सेटिस्फाई कर रहा है। अब मैंने क्या बोला कि लॉ ऑफ होमोजेनिटी को भी चेक करना, अगर दोनों सेटिस्फाई होगा तभी क्या बोलेंगे, सिस्टम लीनियर है, अदरवाइज नॉन लीनियर उसको मानेंगे। ठीक है, चलिए तो अब नेक्स्ट हम चेक करेंगे होमोजेनिटी प्रॉपर्टी को, होमोजेनिटी प्रॉपर्टी या लॉ को, होमोजेनिटी लॉ को। देखिए सेम सिस्टम है, सिस्टम सेम है कि सिस्टम में क्या कर रहे हैं, कोई इनपुट दे रहे हैं तो
उसका आउटपुट कैसा आ रहा है कि वो नंबर जो है एक m नंबर जो है उससे मल्टीप्लाई कर दे रहा है, उसको मल्टीप्लाई कर दे रहा है, m नंबर से मल्टीप्लाई कर दे रहा है। अब देखिए अब हम क्या करेंगे इसमें, अब हम क्या करेंगे कि किसी एक नंबर से सेम सिस्टम में हम क्या करेंगे, कोई एक कॉन्स्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। कॉन्स्टेंट नंबर कुछ भी हो सकता है, ठीक है, वो कम्प्लेक्स नंबर भी हो सकता है, रियल नंबर भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। सेम नंबर है, सॉरी सेम सिस्टम है, यहाँ पे xt इनपुट है और आउटपुट आपका क्या आ रहा है, yt आ रहा है, yt, ठीक है। अब देखिए मैं क्या कर रहा हूँ कि यहाँ पे मैंने क्या किया, एक नंबर a से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, a से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, इसको मैंने मान लिया, इसको आप मान लीजिए axt है तो इसका मान लीजिए x डैश टी, इसको मान लीजिए x डैश टी, तो आउटपुट जो आएगा इसको y डैश टी मान लीजिए, y डैश टी, आउटपुट को क्या मान लिया मैंने, y डैश टी। अब देखिए यहाँ पे y डैश टी इक्वल टू क्या होगा, y डैश टी इक्वल टू आपका क्या होगा, y डैश टी इक्वल टू आप देखेंगे तो y डैश टी क्या करेगा, यहाँ पे सिस्टम सिंपल क्या करता था, जो आप इनपुट दे रहे हैं उसी को क्या करता है, m नंबर से मल्टीप्लाई कर देता है, m नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया तो यानी आपका आउटपुट जो आएगा क्या आएगा, y डैश टी इक्वल टू m इंटू एक्स डैश टी, m इंटू एक्स डैश टी, कहने का मतलब m इंटू एक्स डैश टी, एक्स डैश टी का वैल्यू कितना है, a इंटू एक्स ऑफ टी, a इंटू एक्स ऑफ टी। अब देखिए आप इस तरीके से लिख सकते हैं, a इंटू एम टाइम्स ऑफ एक्स टी, a इंटू एम टाइम्स ऑफ एक्स टी, ठीक है। अब देखिए m इंटू एक्स टी को क्या लिख सकते हैं, वाई टी, a इंटू वाई टी। मीन्स क्या हुआ कि अगर इनपुट में आपने स्केलिंग किया, स्केलिंग मीन्स मल्टीप्लिकेशन किया a नंबर से, तो आउटपुट भी क्या हो गया आपका, a नंबर से मल्टीप्लाई हो गया। इसका कहने का मतलब क्या हुआ, जो सिस्टम है आपका क्या कर रहा है, लॉ ऑफ होमोजेनिटी को फॉलो कर रहा है। हेंस सिस्टम इज फॉलोइंग लॉ ऑफ होमोजेनिटी। लॉ ऑफ होमोजेनिटी को क्या कर रहा है, लॉ ऑफ होमोजेनिटी, सिस्टम इज फॉलोइंग लॉ ऑफ होमोजेनिटी। अब क्या हो रहा है कि सिस्टम जो गिवन सिस्टम है वो क्या कर रहा है, सिस्टम करने का मतलब यहाँ पे एलिमेंट मान करके चलिए, सिंपल इलेक्ट्रिकल एलिमेंट के बारे में बात हो रही है, यानी एलिमेंट क्या कर रहा है, लॉ ऑफ एडिटिविटी, लॉ ऑफ होमोजेनिटी, दोनों को फॉलो कर रहा है। जब दोनों को, जब कोई भी सिस्टम क्या करता है, फॉलो करता है, इसका कहने का मतलब क्या हुआ, वो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन को फॉलो कर रहा है। जब प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन को फॉलो कर रहा है, इसका मतलब सिस्टम कैसा है, लीनियर है। सिंस सिस्टम इज फॉलोइंग both law of homogeneity, law of additivity and law of homogeneity, hence system is linear। इसलिए सिस्टम कैसा है, लीनियर है। अब इसे आपको याद रखना है, क्योंकि आप एग्जाम में बार बार तो ये निकाल करके नहीं चेक करेंगे। तो मीन्स अगर सिस्टम आपका वाई टी इक्वल टू एम इंटू एक्स ऑफ टी के फॉर्म में है तो ये हमेशा क्या होगा, हमेशा लीनियर होगा, ऑलवेज लीनियर होगा ये। अगर सिस्टम क्या है आपका, इफ सिस्टम इज इन द फॉर्म ऑफ वाई टी इक्वल टू m टाइम्स ऑफ एक्स टी इज ऑलवेज लीनियर, ये क्या होगा, हमेशा लीनियर होगा। एग्जाम्पल के लिए मैं दिखा रहा हूँ आपको कि आप जानते हैं कि v ऑफ टी वोल्टेज इक्वल टू क्या होगा, रेसिस्टेंस इंटू करंट होता है, r इंटू आई ऑफ टी। तो मीन्स ये भी क्या होगा, लीनियर एलिमेंट होगा, यानी रसिस्टर यहाँ पे क्या होगा, लीनियर एलिमेंट होगा। रसिस्टर इज लीनियर एलिमेंट। यहाँ पे देखिए मैंने क्या किया कि y की जगह पे वोल्टेज रख दिया और x की जगह पे क्या रख दिया, करंट रख दिया, m की जगह पे क्या रख दिया, r रख दिया। m क्या होता है, स्लोप होता है, स्लोप होता है। अब देखिए आप ये भी तो कर सकते हैं कि i ऑफ टी इक्वल टू g इंटू वी ऑफ टी, यानी करंट इक्वल टू कंडक्टेंस इंटू वोल्टेज, ये आप लिख सकते हैं। यानी ये भी क्या कर रहा है, ये भी किसके फॉर्म में है, ये भी आपका वाई टी इक्वल टू एम इंटू एक्स टी के फॉर्म में है। तो मीन्स ये भी क्या है, लीनियर है। मीन्स कंडक्टेंस भी क्या है, लीनियर एलिमेंट है। कंडक्टेंस इज ऑल्सो ए लीनियर एलिमेंट। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि लीनियर एलिमेंट कैसे चेक करेंगे और नॉन लीनियरिटी कैसे चेक करेंगे। ठीक है, यानी इस फॉर्म में अगर कोई भी इक्वेशन रहे तो उसको हम क्या बोलेंगे, सिस्टम कैसा है, लीनियर है, यानी एलिमेंट कैसा है, लीनियर एलिमेंट है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्लास में और हम लोग देखेंगे इसके बारे में और अच्छे से देखेंगे। तो चलिए एक क्वेश्चन आप खुद से प्रैक्टिस करने की कोशिश कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल में दे रहा हूँ कि चेक वेदर द सिस्टम इज लीनियर और नॉन लीनियर। आपको चेक करके बताना है लीनियर है सिस्टम या नॉन लीनियर है। ठीक है, आपका इक्वेशन दिया हुआ है, रिलेशनशिप दिया हुआ है, इनपुट और आउटपुट के बीच में जो रिलेशनशिप दिया हुआ है सिस्टम का, वो दिया हुआ है m इंटू एक्स ऑफ टी
प्लस सी। ये आपको चेक करके बताना है कि सिस्टम लीनियर है या नॉन लीनियर है। तो आज भर इतना ही, फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसी को एक्सपांड करेंगे, यानी इसी को आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। तो अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है, तो मैं और भी अच्छे तरीके से और भी अच्छे सब्जेक्ट का पूरी तरीके से कंसेप्ट में लेकर के आऊँगा, ठीक है। तो आपको अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। धन्यवाद।